कल नेपाल के अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा मैच कंप्लीट होते ही कहीं ना कहीं ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस हैं नेपाल के वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गए। और उसमें अगर हम देखें तो पहली एशिया टीम के सारे ग्रुप स्टेज के मैचेस कंप्लीट हो गए, तो उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ब्रेकडाउन आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। क्योंकि इससे पहले जब एक एक मैच हुए थे सारी टीमों के, तो हमने आपके सामने परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखी थी। और इस बार अब जब सारे ग्रुप स्टेज के मैचेस कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर भी एक रखना बनता है कि किस तरह से आगे चीज़ें घटी हैं इन टीम्स के लिए। तो नेपाल के तीनों मैचेस हो गए, नामीबिया और स्कॉटलैंड के आज हो जाएंगे और फिर यूएसए का भी कल हो जाएगा। तो उन तीनों टीम्स की भी आपके सामने ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले नेपाल की। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, इन तीनों टीमों के साथ मुकाबला रहा नेपाल का, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ टीम जो है वो कहीं ना कहीं हारी। 5 विकेट से पाकिस्तान ने वो मैच जीता। 198 चेस करने थे, वहीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 302 करीब चेस करने थे नेपाल को, जहां पर 238 तक टीम पहुंची, लेकिन वहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और फाइनली कल जाकर अफगानिस्तान को सिर्फ 144 रन पर रोकने के बाद खुद कहीं ना कहीं 1 विकेट से उस चेस को कंप्लीट कर नेपाल ने सुपर 6 के लिए अपनी जगह बनाई। तो यहाँ पर ये हाल रहा उनके जो ग्रुप स्टेज का विनिंग के बाद अगर हम करें तो एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो तीनों मैचेस की अगर हम बात करें डेफिनेटली अगर हम देखें दोनों में हार जरूर मिली है, लेकिन ओवरऑल इन तीनों मैचेस में एक चीज़ अगर आपको कॉमन देखनी हो तो वो आप क्या पिक करेंगे? खास करके पहले मैच में जो है परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी हर पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखें बैटिंग से, फील्डिंग से भी और कहीं ना कहीं बॉलिंग से भी। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ आपको कॉमन क्या नजर आई? नहीं, ज़रूर देखिए, फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई है यहाँ पर लड़कों में कि जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर नेपाल के, उनमें एक जज्बा ज़रूर है कि चलो लड़ते हैं, आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। कोशिश करने वाली बात यहाँ पर ज़रूर हमें देखने को मिली है प्लेयर्स में, और वो भी ऐसा है कि हर दर मैच हमें यहाँ मिला है देखने को, कभी इस बैटिंग से, कभी बॉलिंग से, लेकिन मिला ज़रूर है। बॉलर्स ने ट्राई करने की कोशिश ज़रूर की, खासकर तीसरे मैच में तो हमने देखा ही वो चीज़। और फाइटिंग स्पिरिट, लड़ने का जो जज्बा है आखिरी दम तक, आखिरी ट्राई तक, वो प्लेयर्स ने नेपाल के ज़रूर किया है। बिल्कुल, एक चीज़ आपने सही कही यहाँ पर कि जो मैच दर मैच अलग अलग देखने का मिला है। क्योंकि मैच 1 पे अगर आप देखेंगे तो एक आध चुनिंदा प्लेयर थे जिनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, टीम में नजर नहीं बिल्कुल है। क्लियर कट है, जो सच है वो है, जो हमें फील, जो हमें देखा वो लगा। सेकंड मैच में हमें कुछ और थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट और देखने को मिली, लेकिन फिर भी ओवरऑल टीम फाइटिंग स्पिरिट अभी भी नहीं थी। लेकिन तीसरे मैच में एक प्लेयर ऊपर से लेकर नीचे तक सबके अंदर कंप्लीट जो टीम स्पिरिट हम कहते हैं, टीम की फाइटिंग स्पिरिट, वो देखने को मिली तीसरे मैच में, और रिजल्ट आप सबके सामने है। तो ये हाल रहा उनके ग्रुप स्टेज के परफॉर्मेंस का। अब बात करते हैं एंड बैटिंग, सबसे पहले बैटिंग यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसे 3 ऑर्डर में क्लासिफिकेशन करूं, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, जिस तरह से आप चार्ट देख पा रहे हैं कि इन 3 गेम्स में नेपाल के टॉप ऑर्डर ने, मिडिल ऑर्डर ने और लोअर ऑर्डर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। तो यार स्टैट तो सब देख पा रहे हैं, उनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन से ऑर्डर में आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री? शुरुआत टॉप ऑर्डर से करूंगा। आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री है 3 इनिंग में 156 रन, और उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर का भी बताइए। नहीं, ज़रूर देखिए, आप देखेंगे तो साफ आपको नज़र आएगा कि लोअर ऑर्डर ने ही यहाँ इम्प्रेस किया है। इम्प्रेसिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओपनर, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, मजाक नहीं है। T20 क्रिकेट नहीं है जहाँ आप 30 रन 25 रन कर वाही लूट लें। ये 50 ओवर फॉर्मेट है। तो टॉप ऑर्डर के और मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने अपना एवरेज तो संभाला हुआ है, दिख रहा होगा आपको, टॉप ऑर्डर का 52 का, मिडिल ऑर्डर के 69 का, लेकिन जो एक फ्लुएंसी है रनों की वो नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखेंगे टॉप ऑर्डर से 190 आया अर्जुन कुमार का, उसके बाद 190 बस। मिडिल ऑर्डर में 1 हाफ सेंचुरी आई, आप बात करें हम देव खन्ना की। और लोअर ऑर्डर से यहाँ परफॉर्मेंस जरूर निकल रहा है। लोअर ऑर्डर का 50 का एवरेज होना, ये अपने आप में सॉलिड है, बहुत एक बेहतरीन है। किसी आईसीसी इवेंट में अगर आप जा रहे हैं, सोचिए अगर जब टॉप, मिडिल और लोअर ये तीनों कनेक्ट कर जाएंगे तो आप 300 का भी टारगेट चेस कर सकते हैं, जो न्यूजीलैंड ने दिया था। उसके लिए तीनों का ही चलना जरूरी है। हाँ, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर से कोई एक लंबी इनिंग खेल दे, शतक की या उससे भी आगे चला जाए, नॉट आउट चला जाए, तो बात अलग है, यहाँ तो आप चेस कर सकते हैं। लेकिन टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में 50 का एवरेज, 69 का एवरेज ज़रूर दिख रहा है, लेकिन जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज हैं वो अभी भी मिसिंग ज़रूर हैं। लोअर ऑर्डर बेहतरीन काम कर रहा है, आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहा है। लोअर ऑर्डर बहुत सपोर्ट कर रहा है, जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ जो नेक्स्ट राउंड में मैचेस होने हैं, तो वहाँ पर टैकल करने के लिए डेफिनेटली इन 2 जो ऑर्डर्स हैं इनको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी अपनी लानी होगी और कंट्रीब्यूशन थोड़े बड़े देने होंगे। कम से कम अगर आप पर
प्लेयर चले तो कम से कम 30-35 करीब पर प्लेयर मैं कह रहा हूँ। और अब ऐसा हो सकता है कि पर प्लेयर की हर प्लेयर 30-30 नहीं मारता चला जाए, तो अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम एक, जैसे आने कहा कि एक प्लेयर अगर बड़ी इनिंग तक जाए तो बेहतर हो। लेकिन टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन और सही है, क्योंकि अगर आप कल के मैच की बात, दोनों मैचेस में हमें वो दिखा है कि इन दोनों बॉर्डर की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं मिला तो टीम जो है उतने अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। पहले मैच में चेज नहीं कर पाई, दूसरे मैच में 200 भी पार नहीं कर पाए। लेकिन कल के मैच की अगर आप बात करेंगे तो कल स्कोर लो था, उसका क्रेडिट बॉलर्स को जाएगा, ये याद रखिएगा। कल जो मैच टीम जीती उसका बहुत बड़ा क्रेडिट बॉलर्स को जाएगा, क्योंकि लो स्कोर था इसलिए मिडिल ऑर्डर ने 150 आया तो टीम जो है उस मैच को जीतने में कामयाब हो गई। आप इमेजिन करके देखिए, यही अगर 190 200 न्यूजीलैंड वाला स्कोर होता तो टीम तो काफी पीछे रह गई थी। आप देखिए, तो इसीलिए आपको जीत में बड़ी बड़ी पिक्चरों में लग रहा होगा सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को अभी भी यहाँ पर रन्स करने हैं और अच्छे रन्स करने हैं, क्योंकि अगले स्टेज पर इंडिया और बांग्लादेश आपका इंतजार कर रहे हो। लेकिन लोअर ऑर्डर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आउटस्टैंडिंग है, कंसिस्टेंसी भी बरकरार लगातार बनाए रखी है उन्होंने। तीनों मैचेस में लोअर ऑर्डर ने उनके भर भर के रन्स किए हैं। तो ये बात हुई क्लासिफिकेशन की, अब तक के ग्रुप स्टेज की। अब हम चलते हैं बॉलिंग क्लासिफिकेशन की तरफ, क्योंकि यही एक रीज़न रहा है बॉलिंग की वजह से कहीं ना कहीं टीम को जो जीत मिली और वो सुपर 6 में पहुंची है, ये बहुत बड़ा एक रीज़न रहा है कल जो अफगानिस्तान के खिलाफ रहा। तो बॉलिंग चार्ट कुछ इस तरीके का है, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स। जो पेसर्स और स्पिनर्स ने मिलाकर नेपाल के इन 3 मैचेस में, ग्रुप स्टेज मैचेस में जो परफॉर्मेंस दी है वो आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। ओवर्स कितने रन कंसीड किए, इकॉनमी क्या है, किसने कितने विकेट्स लिए और किसके फाइफर हैं, किसका 3 विकेट हॉल है, यानी 3 विकेट जिन्होंने लिए हो, और एक्स्ट्रास भी आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं। एंड कौन सा सेक्शन इंप्रूवमेंट मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है, क्या आपके माइंड में वही है? जरूर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पेसर्स का जो एक डिपार्टमेंट है, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर अपना थोड़ा सा और यहाँ पर बकअप करने की जरूरत है, क्योंकि अब ओपोनेंट्स आपसे और बेटर हो गए। बिल्कुल, और एंड ऊपर से बातें जो इंप्रेसिव नजर आ भी रहे हैं पेसर्स के, वो अकेले एक आकाश चंद के दम पे है। जी हाँ, 8 विकेट तो उन्हीं के हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो काबिल तारीफ रही थी। एक्स्ट्रा 27 है पेसर्स, बहुत ज्यादा है। जरूर, तो ये हमने अपने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच एनालिसिस में भी कहा था कि पेसर्स ने थोड़ा एक्स्ट्रास दे दिए हैं और स्पिनर्स ने बहुत कंट्रोल किया। सुभाष भंडारी, दीपेश कंडेल है, तिलक भंडारी है, उन्होंने बहुत कंट्रोल किया कि एक्स्ट्रास नहीं दिए थे, चाहे तो आप देख सकते हैं जाकर। लेकिन पेसर्स ने थोड़ा एक्स्ट्रास दिया है, थोड़ा सा लाइन और लेंथ को ठीक करना होगा। चलिए, एक वाइट को मैं हटा देता हूं जो आकाश चंद ने डाली थी, वो प्लान था बहुत अच्छे, लेकिन वो वर्क किया बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ से फिर भी बचने की यहाँ जरूरत है। पेसर्स और स्पिनर विकेट तो जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पार्टनरशिप अगर हमें ज़्यादा सामने ना हो, इसका ज़रूर ध्यान रखें कि हाँ, सब मिलकर करेंगे काम तो बेहतर होगा। नई बॉल से भी विकेट निकालना ज़रूरी हो जाता है। बांग्लादेश और इंडिया जैसी ओपोनेंट आने वाली है सामने, तो नई बॉल का इस्तेमाल खाली चला जाए, क्योंकि नई बॉल से ही अगर शुरुआत मिलेगी तो ही नेपाल के बॉलर्स फ्रंट लाइन में आ सकते हैं, क्योंकि ये 50 ओवर फॉर्मेट है। स्पिन पर टोटली डिपेंड हो जाना, इससे काफ़ी वक्त, क्योंकि सामने वाली दोनों टीमें एशियन टीमें हैं, तो इतना ज़्यादा ढह जाना 100 रन 120 रन पर, ये थोड़ा सा बहुत, ये तभी होगा जब नई बॉल से विकेट्स मिले हैं। ज़रूर, तो नई बॉल से पेसर्स को थोड़ा यहाँ काम करने की ज़रूरत है, और स्पिनर्स जो अच्छा कर रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं, बस आप जैसा कर रहे हैं करिए, और थोड़ा सा और अपना यहाँ पर जो बॉलिंग है, लाइन है, लेंथ है, डिसिप्लिन है, उसे कंटिन्यू रखिए। पेसर्स को थोड़ा सा, क्योंकि साउथ अफ्रीका है इसलिए हम यहाँ पेसर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे मैन ऑफ द मैच भी जिन्हें मिल रहे हैं बॉलर्स में, वो ज़्यादातर पेस बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा। और एक चीज़ और यहाँ पर है, पेसर्स वर्सेस स्पिनर जो आया अपने बात की कि नई बॉल से कितना क्रूशियल होगा विकेट निकालना, फिर आप स्पिनर्स पे इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि नहीं स्पिनर्स हमें ही, स्पिनर्स हमारे वापस ही कराएंगे और मैच जिताएंगे। आप देखिए किसका एग्जाम्पल है, पाकिस्तान के खिलाफ जो नेपाल जो मैच खेल रहा था, जब वो 197 में डिफेंड करने थे, वहां पर भी पेसर्स को नई बॉल से विकेट नहीं मिला। शुरू के 10 ओवर में शायद कोई विकेट नहीं मिला था। स्पिनर्स ने जबरदस्त वापसी कराने की कोशिश की, लेकिन वापसी कराने की कोशिश की, लेकिन मैच आप जीत नहीं पाए। बस यही थोड़ी सी जरूरी है, नई बॉल से विकेट्स निकालना बहुत जरूरी होगा, और इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ तो और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मिड फेस में आपके स्पिनर जो हैं वो 4-5 विकेट चलिए निकाल देंगे, लेकिन अगर शुरू में ही विकेट नहीं मिले तो उसके बाद भी टीम के पास बहुत विकेट बचेंगे ओपोनेंट के पास, जो बड़े स्कोर तक जा सकते हैं। और एक चीज इसमें और है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन में देखेंगे जो स्पिनर्स का जो विकेट का कंट्रीब्यूशन है, 12 विकेट्स स्पिनर्स ने अभी तक लिए, उसमें अलग अलग प्लेयर्स के भी विकेट्स हैं, अलग अलग ने लिए हैं। सुभाष भंडारी की बात करूँ, तिलक भंडारी की बात करूँ, दीपेश ने है, तो अलग अलग बॉलर्स ने, लेकिन यहाँ पर पेसर्स में 11 में से जो 8 विकेट है वो स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं
आकाश चंद के हैं। तो एक तरफा काफी रहा है, आकाश चंद स्टैंडर्ड परफॉर्मर रहे, बाकी पेसर्स को भी यानी गुलशन झा को थोड़ा सा और यहाँ पर विकेट्स के थ्रू नई बॉल से काम करना होगा। तो ये जरूर नहीं, ये आपने सही कहा है, लेकिन इसको एक पॉजिटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आकाश चंद रिदम में है, आ गए हैं रिदम में, तो प्लीज उनका इस्तेमाल करिए। जी हाँ, उनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक बॉलर अगर टूर्नामेंट में रिदम में रहे तो उसका बहुत फायदा होता है। और साथी बॉलर्स भी, वैसा नहीं है कि खाली एक बॉलर करेगा और बाकी सब बैठे रह जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन रिदम में है तो इसका फायदा कप्तान और कोच जरूर उठाएं। और एक प्लेयर अगर आउट रिदम से बाहर हो जाएंगे तो टीम को ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो हमें पहले मैच में देखने को मिला था, वो दूसरे और तीसरे मैच में काफ़ी कम आकाश चंद से देखने को मिल रही हैं गलतियां। वो दिन ब दिन जितना टाइम बीतता जा रहा है साउथ अफ्रीका में, वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो देखना होगा कि कप्तान भी इससे कितना फ़ायदा उठा पाते हैं, जो पिछले मैच में उठाया था। बिल्कुल, तो क्लियर है। और उनके साथ साथ सपोर्टिव रोल जो है वो गुलशन टाइप तो रखना ही होगा, जैसे कल उन्होंने रखा था कि अपने रन और अच्छी बॉलिंग नहीं किए थे। तो ग्रुप स्टेज में यही हाल है। इस तरह का पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। बाकी 3 टीमों का भी जैसे ही कंप्लीट होगा उसकी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में आप किस ऑर्डर से सेटिस्फैक्टरी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर किया। और पेसर्स वर्सेस स्पिनर, किन से आप सेटिस्फाइड यहाँ पर रहेंगे परफॉर्मेंस में, किसमें आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी सामने ओपोनेंट को देखते हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान की पोस्ट मैच एनालिसिस भी डाली हुई, जाकर एक बार उसे जरूर सुनिए, पूरा सुनिएगा, तभी आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा।